जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। द 10 मिनट के शो में आज हम लोग लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की केवल जनजातियां, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियों से पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार, जो जनगणना 2011 की हुई है उसी के आधार पर बताया जा रहा है कि गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। कहने का मतलब है कि गोंड सबसे बड़ा समूह है, उसके बाद आपका खरवार है और उसके बाद आपका थारू है। तो सबसे ज्यादा समूह किसका है भारत में? तो गोंड समुदाय का है और दूसरे नंबर पे खरवार का है और उसके बाद थारू का है। ये जनगणना 2011 के अनुसार बताया जा रहा है। उसके बाद गोंड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे ये हैं कि गोंड जनजातियां जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपका महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में ये पाई जाती हैं। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड जनजाति का संबंध जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी रहा है। 17वीं शताब्दी के समय गोंड राजा प्रताप सिंह जू देव गुबारा नरेश का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो कह सकते हैं कि गोंड जनजाति की बात करें तो यूपी में इनका सबसे ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। राजा गोंड की अगर हम लोग बात करें कि राजा गोंड जो थे वो भारत की जनजातियों में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण उनका इतिहास है जो कि इसमें दिया गया है। अर्थात ये किस समय की बात कर रहा है? 15वीं एवं 17वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहा है। अगर हम देखें तो इनका जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। भारत हमारा है मध्य भारत की अगर बात करें कि मध्य भारत में, तो मध्य भारत में उत्तरी पूर्वी और बिहार तक ही इनकी स्थिति महत्वपूर्ण है। ऐसे अगर देखा जाए कि 15वीं शताब्दी में जो 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे उसमें कौन कौन से थे? तो एक आपके थे खेरला, एक थे गढ़मंडला, एक थे देवगढ़ और एक आपका था चांदागढ़। ये उस टाइम का एक प्रमुख स्थान हुआ करता था इन लोगों का। गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना की, जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र की जिसको राजधानी कहा जाता है, और देवगढ़ से राजधानी नागपुर स्थानांतरित किए। आज ये वर्तमान समय में जो नागपुर है ये मौसम्मी के लिए जाना जाता है और ये महाराष्ट्र की विधायी राजधानी है, विधानसभा वहीं पर है। एक है रानी दुर्गावती का संबंध भी पूछा जाता है कि किस जनजाति समूह से जुड़ा हुआ है। तो भैया किस जनजाति समूह से जुड़ा हुआ है? गोंडवाना, मतलब गोंड समूह से जुड़ा हुआ। गोंडवाना का मतलब है कि गोंडवाना लैंड, मतलब दक्षिण भारत जो है वो आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। इससे भी इसका नाम है। इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस अर्थ पर ग्रह मनुष्य जो भी हैं, इस पे आपके अर्थ पे जो भी चीजें हैं, जिस प्रकार से इनका पुराना है उसी प्रकार से ये भी पुराना माना जाता है इनका। अगर हम लोग बात करें कि गोंड समुदाय ये जो द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, एएम और पीएम, हम आपको पहले ही बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में एएम और पीएम, अल्पाइन, मेडिटेरियन, प्रोटोआस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, उसमें से द्रविड़ प्रजातियां भी हुआ करती थी। ये द्रविड़ वर्ग के भी माने जाते हैं। इनकी विशेषता थोड़ी सी ये है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रानी दुर्गावती था, इनका गाथाओं की अगर बात करें तो गोंडी था, हलवी और वतरी लोकगीतों से बड़े गर्व के साथ लोग क्या करते थे? गाया करते थे। नर्मदा नदी बेसिन पर अगर हम लोग बात करें कि जो नर्मदा नदी बेसिन क्षेत्र वह भाग होता है जहां पर नदियां अपने कछार क्षेत्र का निर्माण करती हैं या माझा क्षेत्र का। तो एक है गढ़मंडला, एक प्रमुख है। गोंड जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख मानी जाती है। पहली और ये आपकी दूसरी है। उत्तर प्रदेश की जनजाति में खरवार जो है ये कत्था बनाने का काम करती हैं। मतलब इनका मुख्य व्यवसाय अगर देखा जाए तो ये लोग तीरंदाजी में भी प्रमुख है। आप देख रहे हैं धनुष वगैरह लिए एकदम तैनात है, धनुष बाण। तो इनका अगर हम बात करें तो ये आपका सोनभद्र में हो गया और देवरिया हो गया, आपका बलिया हो गया, गाजीपुर, वाराणसी जिलों में ये रहती हैं। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजाति सूरजवंशी है, पतवंदी है, दौलतवंदी है, खेरी है, राउत है, मोंगती है, मुझाइली है, गोंजू है और आर्मिया है। एक और महत्वपूर्ण चीज यह है कि इनका मूल निवास स्थान की अगर हम लोग बात करें खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र क्या है? पलामू आपका कहां पड़ेगा? झारखंड में। तो इनका मूल निवास स्थान झारखंड था, लेकिन ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये उत्तर प्रदेश में आके रहना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी इनका जाति, मतलब जातीय जनजातीय इनका समूह है। अगर हम लोग इनके देवता की बात करें तो इनके देवता हैं बऊस हैं, बसंती हैं और दूलादेव साहब हैं, शमशान है और गौरैया है। कर्मा खरवार जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो खरवार जनजाति है जो कत्था बनाने का काम करती है, इनका लोक नृत्य क्या है? तो इनका है कर्मा। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में क्या कर दी गई थी? लागू कर दी गई थी। वो खासकर किसके लिए? खरवार के लिए है। इसका उद्देश्य सिर पर मैला, देखिए सिर पर मैला, ढोने पर रोक,
जिसके कारण बेरोजगार हुए लोगों को ये क्या करता था, रोजगार प्राप्त करता था, रोजगार देता था कि मतलब अगर आप सर पे मैला लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो शरीर के लिए भी आपके लिए नुकसानदायक होगा और वो बीमारी भी पैदा कर सकती है, जिसके कारण से इस पर सरकार ने 2001 में रोक लगा दिया। अगर हम लोग बात करें कि थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है, देखिए उत्तर प्रदेश का कह रहा है कि थारू समूह की एकमात्र जनजाति पाई जाती है और इनकी विशेषता क्या है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में कहाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और बलरामपुर में भी ये निवास करती हैं। थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति की अगर हम लोग देखें तो इनका तीसरा नंबर है। सबसे पहले पे आपने देखा गोंड और दूसरे पे खरवार और तीसरे पे थारू। थारू जनजाति के लोग जो है किरात वंश से संबंधित, किस वंश से हैं, किरात। थारू जनजाति के लोग शारीरिक संरचना की अगर हम लोग बात करें, इनकी प्रमुख विशेषता क्या है, कद में छोटे होते हैं, चौड़े मुखाकृत होती है और इनकी चमड़ी जो है, चमड़ी का रंग पीला होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगला है कि थारू जनजाति के लोग मुख्य भोजन इनका चावल है, मुख्य भोजन इनका क्या है, चावल है। और थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी और लट्ठों के नरकुलों से करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बना के उसी से करते हैं। थारू जनजाति के लोग पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा है और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दीपावली को ये लोग क्या मनाते हैं, शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये जनजातियां शिकारी वाली जनजातियां होती है, शिकार करती हैं और दीपावली में पटाखे फोड़े जाते हैं। जब पटाखे फोड़े जाते हैं गोला बारूद, तो उसके कारण इनके जानवर जो है इधर उधर भग जाते हैं, इनको शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण ये बेचारे बहुत ही एकदम शोक में आ जाते हैं कि अब हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। इसी कारण से ये लोग शोक मनाते हैं। अगला क्या है, लखीमपुर में इनके लिए एक महाविद्यालय की स्थापना भी कर दी गई है। इसके लिए थारू जनजाति के लिए कहां पर, तो लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय बना दिया गया है कि ताकि ये लोग पढ़ाई को भी अपने आगे कर सकें। बजाहर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एक पर्व है बजाहर, जो थारू जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 से ही कर दिया गया। 2000 कब से किया गया था, 1980, 2 अक्टूबर 1980 से किया गया। अगला है, एक अगली जनजाति है आपका बुक्सा या भोक्सा जनजाति। इनका भी विस्तार थोड़ा सा यूपी में पाया जाता है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। अयोध्या में कोई जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, है ना, अयोध्या क्षेत्र में कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। भुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है और भुक्सा जनजातियों का सामाजिक जो स्तरीकरण पाया जाता है, मतलब ये लोगों के बीच में आम जन मानस में तरह से ये रहती हैं। आप इनका वेशभूषा देख रहे हैं, लगभग मिलता जुलता है। भुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये हिंदी भाषी जो भी क्षेत्र है, राज्य है, स्थान है, वहां पर ये आसानी से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। क्या कहलाता है, तखत। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। चामुंडा देवी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भैया कृषि, मतलब ये आम जनमानस की तरह ये भी कृषि कार्य करते हैं, उसी में ये लोग भी मिले जुले रहते हैं। कहें तो उत्तर प्रदेश के बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। जो परियोजना लाई गई थी वो 83-84 में प्रारंभ की गई थी। उसके बाद अगला है, एक और जनजाति आपकी है माहीगीर जनजाति का समुदाय। ये भी प्रदेश में इनका ओबीसी में इनको जोड़ दिया गया है, ये बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। ये समुदाय की बात करें तो इस्लाम धर्म के अनुयायी माहीगीर समुदाय की जो अर्थव्यवस्था है, इनका मुख्य था मछली पकड़ना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि स्वतंत्रता से पूर्व अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिव्यक्त किया गया, तथापि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुचित नहीं है, मतलब अनुसूचित नहीं है। अब ये अनुसूचित नहीं है उस क्षेत्र में, मतलब इनको किसमें श्रेणी में रखा गया है, ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से जो भी जनजातियां आपको हमने 10 मिनट के शो में पढ़ाया, उसमें सबसे ज्यादा हम लोग भारत उत्तर प्रदेश में देखें तो आपका गोंड है, दूसरे पे खरवार है और तीसरे पे आपका जो है वो थारू जनजाति है। इनकी विशेषता थारू की क्या है, दीपावली के त्यौहार को ये किस रूप में मनाते हैं, शोक रूप में क्यों मनाते हैं, ये सारा सब कुछ इसमें देख लिए। अच्छे से इसका नोट्स और पीडीएफ बना के आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।